अमेरिका की प्रोग्रेस काफी जबरदस्त रही है। 2% प्लस जीडीपी ग्रोथ फॉर 200 प्लस ईयर्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी तो बेहतर हो रही है। तो क्या ये सेंटेंस जो आपने कहा वो कहना ठीक है? जो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर ऑफ आउटपुट है उसके लिए बहुत कम लोग लगते हैं आज की डेट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन हर सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं। अमेरिका जैसे कोई बड़े डेवलप्ड कंट्री में आपकी जॉब जाती है किसी H1B वर्कर के पास, ये बहुत ही टेंजिबल है, जबकि वो जो जीडीपी का बढ़ना है वो मेरे लिए बहुत इनटेंजिबल चीज है। सिर्फ पैसा देना ही एक बात नहीं है ना, अगर आज लोग काम नहीं कर रहे होंगे तो और सोशल प्रॉब्लम्स दूसरी आएंगी। से पॉलिटिक्स ऑफ इनोवेशन लिटरेचर में कहते हैं क्रिएटिव इनसिक्योरिटी। बायोटेक में कुछ और होने वाला है। जैसे आप सेमीकंडक्टर के बारे में देख रहे थे 3-4 साल में, अब बायो में भी आप देखोगे। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? नया साल बस मुबारक। बस एकदम बढ़िया, नया साल सबको मुबारक। ख्याति, क्या हालचाल? बस आप बताइए 2025 में और नया क्या हो रहा है? अरे, सबसे बड़े धमाकेदार न्यूज है कि पुलियाबाजी को मिली है मर्केटस इंस्टीट्यूट से उनके इमर्जिंग वेंचर्स की ग्रांट। तो इस चीज के लिए हमारे सारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये तो शो सिर्फ हमारा नहीं, ये तो हम सबका है जो सुन रहे हैं। तो आपके सुनने और हमारे सुनाने को थोड़ा रिकॉग्निशन मिला है। इस चीज के लिए हम सब लोगों को बधाई। इस पैसे से अब हम क्या करने वाले हैं ये तो हम आगे आगे देखेंगे। आपने ऑलरेडी देखा होगा कि ख्याति ट्राई कर रही है कि भाई हम पुलियाबाजी को एक राइटिंग प्लेटफॉर्म की तरह भी बढ़ाएं, जहां पर हम काफी बार आप लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को जरा फिर से हम इनविटेशन दे देते हैं कि आप पॉलिसी के ऊपर में अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो पुलियाबाजी से बेहतर प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा। तो प्लीज लिखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो और इसी तरह से और भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो ये ऑब्वियसली वॉलंटियर एफर्ट है, बट अभी ये ग्रांट की वजह से शायद हम थोड़ा सा और परमानेंट स्टाफ हायर कर पाए, जो कि शो की क्वालिटी, क्वांटिटी, मीडियम में एडिटिंग वगैरह, इन सब चीजों में कुछ इम्प्रूवमेंट तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल में। तो ये एक सबसे बड़ी खबर आज की। बिल्कुल शानदार। बढ़िया। हाँ, हाँ। ठीक है। तो आज किस चीज पे बात करें हम लोग? मैं सोच रहा था कि हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करते हैं जो मैं पिछले 2-3 हफ्ते से लिख रहा हूँ उसके ऊपर, और सोच भी रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है, और ये मैं एक अमेरिका के शुभचिंतक के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक अमेरिका भारत का शुभचिंतक है। अब तक तो है, तो इसलिए मैं भी अमेरिका का शुभचिंतक हूँ उस दृष्टिकोण से। और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दिन ब दिन और डरा हुआ लग रहा है चीन से, और उस डर में वो कई सारे गलतियां कर रहा है। तो आज मैं बात करना चाहता था क्या ये गलतियां हैं, और फिर ये भी आप लोगों से चर्चा करना चाहता था कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका में गलतियां हो रही हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं। 2025 के लिए अच्छा थीम है। अब कुछ ही दिनों में ट्रम्प भी शपथ ले लेंगे, तो उसमें भी आपको इसकी झलक दिखेगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अमेरिका चीन के ट्रायंगल में एक छोटा सा कोण है हमारे हिंदुस्तान का भी। तो हम्म, जो भी इन दोनों के बीच में हो रहा है वो डिफाइन करेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसमें मुझे अच्छा लगता है, प्रणय, तुमने भी बोला और काफी लोग बोलते हैं ना कि आपको अपने जो ओपोनेंट्स हैं वो समझदारी और विवेक के साथ चुनने चाहिए, क्योंकि आप जिनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं आप कुछ कुछ उन जैसे हो जाते हैं, है ना। हम्म, और ये मैंने प्रणय के मुंह से भी सुना है और बाकी लोगों के मुंह से भी सुना है। तो इसमें कुछ तो सच्चाई है, और ये हम भी देखते हैं, हम आपस में भी इन चीज में हम बोल सकते हैं। वैसे कहते हैं कि देशों को हमें बहुत लोगों की तरह से नहीं देखना चाहिए, देश एक हम्म, इंसान नहीं है। पर ये वाली चीज ऐसी मुझे लगती है कि हम, हमारे मम्मी पापा बचपन में ऐसे बोलते थे ना, अच्छे बच्चों की संगत में रहा करो तो फिर आप उनके जैसे हो जाओ। तो हाँ। लेकिन आप जिन खासकर लेकिन आप जिन लोगों से दुश्मनी बोलते हो आप काफी उनको कॉपी करने लगते हो। आप जिनसे जिनको भी आप जिनसे आप नफरत करते हो उनसे तो आप बिल्कुल उनके जैसे होने लगते हो ओवर टाइम। तो आपको बहुत सोच समझ के लोगों से घृणा, नफरत और प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तो ये आपका एक तरह से आपने वो चॉइस ली और उसी समय आपकी नियति थोड़ी सी तो डिसाइड हो गई, क्योंकि आप उस रास्ते पे चल निकले, क्योंकि आपने अपनी रेस का ट्रैक तो डिसाइड कर लिया एक तरह से। तो अब यूएस ने कोल्ड वॉर में रशिया के साथ किया था, तो एक तरह से उनका स्पुटनिक मूवमेंट हो गया था।
और स्पुतनिक मोमेंट के बाद में स्पुतनिक मोमेंट था बेसिकली कि भाई रशिया ने पहले उनसे स्पेस में किसी को स्पेस में पहली बार रॉकेट छोड़ लिया था, और अमेरिका को लगा रही है हमारे साथ क्या हो गया। तो अभी आजकल ऐसा मुझे लगता है कि चाइना यूएस के लिए स्पुतनिक मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उनको लग रहा है हम भी इनको जरा कुछ दिखा दें, साइकोलॉजिकली हावी कर दें। और प्रणय मतलब लास्ट के एकदम 2024 के आखिरी 15 दिन में एक एक करके चाइना ने ऐसी अनाउंसमेंट करी जिनसे सबसे यूएस थोड़ा हिल जाए कि ये क्या हो रहा है ना? ऐसा तुमको लगा कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड था थोड़ा सा? नहीं, 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 मुझे ऐसा नहीं लगा। हम्म ये हम्म सब चीज़ें कई टाइम पे डेवलपमेंट में रहती है और बस एक साथ आ गई 2-3 चीज़ें, ऐसा मुझे लगता है। तो बताओ ना, थोड़ी गिनाओ ना जैसी चीजें जिनसे हिल गए थोड़े। एक तो वो 6 जनरेशन फाइटर था, वो भी उनको हाँ, लगा कि भाई ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट, तो मतलब हिंदुस्तान को तो उससे डरना ही चाहिए, लेकिन यूएस डर रहा है उससे कि भाई ये हमारे से हमारे जितना अच्छा। यूएस अभी भी हुँ, आगे है, लेकिन यूएस को उम्मीद नहीं थी कि चीन उतना अच्छा फाइटर जेट रिलीज करेगा। एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल एक हांगकांग की टीम ने रिलीज किया, डीप जो सीक, बहुत हाँ। चर्चा में था, डीप सीक नाम से। इसी तरह से और भी एक दो चीजें हुई ना प्रणय, कि यही दो तीन चीजें थी इस तरीके की। यही 2-3 चीज़ें मुझे तो याद है। और हम्म पर अभी ऐसा है ना सौरभ, कुछ भी चीज़ हो जाती है तो वो उस तरीके की खबर बन जाती है, ये यार बस आ हवा गया चीन। हवा ज़्यादा बन जाता हाँ, है मतलब। करेक्ट। तो हम्म ऐसे हम्म लगता है, और हम भी उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं उसको। तो हुँ। हम्म मतलब पूरे साल में ऐसे कुछ-कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो खैर जैसे पर एक खबर हुँ, लॉन्च हुई, एक खबर आई थी कि जो डीजे यूक्रेन की, मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा जो ड्रोन्स वो लोग यूज करते हैं वो डीजेआई जो चाइना की कंपनी है वो बनाती है। तो लोग सवाल हुँ, पूछ रहे थे कि भाई यूएस की क्या कोई भी ऐसी कंपनी है जो साल के 10 लाख ड्रोन बना भी सकती है? हुँ, हुँ, ठीक है, तो वो अभी कैपेबिलिटी ही क्या यूएस ने लूज कर दी है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं इस तरीके के चर्चा में। हुँ, तो हुँ। ये सवाल हमारे लिए इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि हम तो वो सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं, बट ये सब सवाल है अभी दुनिया में। अगर आपको खेलना है तो दुनिया का जो प्लेग्राउंड है उसके ये सवाल है। हुँ। हुँ, मतलब मोटा-मोटा मुझे तो मतलब ये, लेकिन मुझे उसमें कुछ नया नहीं लगता है। ये तो थोड़ा-सा ट्रेंड चलता ही रह रहा है राइट, पिछले काफ़ी समय से, कि हम देख रहे हैं कि चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है और ऑब्वियसली वो एक तरीके से चैलेंजर बन के उभर रहा है दुनिया के स्टेज पे, और उसका प्रेशर अब यूएस फ़ील कर रहा है, और उसकी वजह से एक तरीके से इसी इनसिक्योरिटी को लेकर वो अपनी डिसीज़न मेकिंग करता हुआ नज़र भी आ रहा है, और उनकी पॉलिटिक्स में भी अगर आप बहुत सारे जो उनके नैरेटिव्स हैं, वो भी कहीं न कहीं उसी यही इनसिक्योरिटी से ड्राइव होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से हमने अभी रिसेंटली न्यू ईयर के टाइम भी एक बहुत ज़्यादा एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट भी हुँ, बहुत ट्विटर पे मचा था। काफ़ी बार थोड़ा-सा ये भी हो जाता है कि ये शायद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें इतनी ज़्यादा हो जाती है, हमें लगता है कि रियल है, मतलब सच्चाई उसमें से फिर एक्चुअली क्या पॉलिसी बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो अभी देखने की बात है। हुँ। तो हाँ, तो हाँ। मैं इस तरीके से कहूँगा कि एक आप लोगों ने जो ये बात कही वो उसके उसे पॉलिटिक्स ऑफ इनोवेशन लिटरेचर में कहते हैं क्रिएटिव इनसिक्योरिटी। तो हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी बात की है, और क्रिएटिव इनसिक्योरिटी होती है जब आपके प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकल आते हैं। तो एक तरीके से अच्छा है कि आपके कोई प्रतिद्वंदी आगे निकला है, फिर आप फ़ोकस करते हैं इनोवेशन, नई तरीके की चीज़ें करने में, और जैसा कि स्पुतनिक मूवमेंट में के दौरान हुआ। और उसके बाद अमेरिका ने रशिया की मतलब यूएसएसआर की हूबहू कॉपी नहीं की, उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया जिसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया इनोवेशन पे, लेकिन उन्होंने यूएसएसआर जैसी यूएसएसआर एक एक शहर नहीं बनाया जिसमें सरकारी इंडस्ट्रीज सिर्फ बनाएंगी चीजें। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को का उपयोग करके एक नया रास्ता चुना। लेकिन मुझे अभी ऐसा डर लग रहा है कि अमेरिका पिछले कुछ सालों में चीन से इतना डरा हुआ है कि वो वही नीतियां अपना रहा है जो कि चीन करता आ रहा था, और अमेरिका की अपनी जो शक्ति है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। और ये ऐसा क्यों है, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने निपॉन स्टील, एक बड़ी जापानीज कंपनी है, वो अमेरिका में एक यूएस स्टील नाम की थर्ड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है, उसे टेक ओवर करना चाहती थी।
ठीक है? और इसमें मतलब कोई भी जॉब्स जाने नहीं वाले थे, बल्कि निप्पॉन स्टील और पैसा डालने वाली थी यूएस स्टील में, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसे रद्द कर दिया उस डील को। और क्या कारण दिया है? नेशनल सिक्योरिटी। तो आप मतलब आप चीन को के, और ये पहली बार हुआ है, ये एक कमिटी है, कमिटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूएस, सिफियस बोलते हैं, जो कि ये डिसाइड करती है कि जो इनकमिंग इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर क्या रुख होना चाहिए अमेरिका का। तो अभी तक उनके जो भी बैन्स हुए हैं वो चाइना रिलेटेड कंपनीज पे थे। अब पहली बार उन्होंने अमेरिका के जो एक एलाई है उसके एक कंपनी को टेक ओवर करने से रद्द कर दिया, और इसका कोई उन्होंने अच्छा कारण भी नहीं दिया है। इनफैक्ट पब्लिक डोमेन में ऐसा भी नहीं बताया कि एग्जैक्टली क्या नेशनल सिक्योरिटी कारण है जिसकी वजह से आप रोक रोक रहे हो। तो ये मुझे बहुत ही अटपटा सा लगा है। इस तरीके की चीजें एक डरा हुआ देश कर सकता है, एक कॉन्फिडेंट अमेरिका इस तरीके की चीज नहीं करता, क्योंकि ये जापान है, मतलब लिटरली जापान की सिक्योरिटी अमेरिका डिटरमिन करता है, और उस जैसे कंट्री की एक स्टील कंपनी, सौरभ, हम लोग टेक भी नहीं बात कर रहे हैं, मतलब स्टील ऐसी चीज है जो हम लोग आजकल बोलते हैं यार सोचो भी मत, क्या है, कमोडिटी है, कहीं ना कहीं से तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन स्टील कंपनी क्या टेक ओवर करने से उनको लग रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। तो ये आपको अटपटा नहीं लग रहा? नहीं, मैं क्योंकि हाल फिलहाल में हम लोगों को काफी बार ऐसा पूछा जाता है कि सीफीएस अप्रूवल तो नहीं लेना पड़ेगा वगैरह, कुछ कुछ चीजों की वजह से। तो सीफीएस जो है वो काफी एक्टिव कमेटी है यूएस की। ऐसा नहीं है कि सीफीएस ऐसा कि पहली बार कुछ हो रहा है। और मैं बोलूंगा कि जापान के साथ उन्होंने ये सब पहले भी करा हुआ है, जैसे तुमको मालूम होगा, राइट? 80s 90s में तो जापान को लेकर के काफी इनसिक्योरिटी थी यूएस के बीच में। अब स्टील में मैं लेकिन ये बोल सकता हूँ कि कुछ कुछ एलॉयज वगैरह जो डिफेंस रिलेटेड होते हैं उसको लेकर के उनको ऐसा, अब ऐसा लग रहा है क्या कि हमारे पास कोई प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं बचा है। ऐसा मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मेटल्स वगैरह में स्पेस और डिफेंस को लेकर के कैपेबिलिटीज डेफिनेटली ऐसी हैं जो कि कॉमन नहीं है। जैसे काफी तरीके का स्टील है प्रणय, जो हिंदुस्तान में तो नहीं बनता है। हम हाँ। उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट ही करते हैं, है ना? तो अब लेकिन माहौल भी ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है माहौल का भी, उनको ऐसा एक फीलिंग आ रहा है ना यूएस में जनरली कि हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाथ से निकल रही है, तो कुछ तो हमारे पास रहना चाहिए। और मेटल एलॉयज हमेशा, मटेरियल अभी एक ऐसी चीज है जिसमें यूएस आगे रहा है बाकी देशों से। हाँ। और तुम देखोगे कि स्पेस और डिफेंस में अब जो जैसे स्टेल्थ बॉम्बर की सारी जो खासियत थी वो मटेरियल और ज्योमेट्री को लेकर ही थी, है ना? हाँ, यही दो तो चीजें थी। अब मैं हाँ, आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। एक तो पूरे यूएस स्टील, मतलब अमेरिका की जो भी स्टील कंपनी है उनका 1% से भी कम हिस्सा जाता है उनके डिफेंस में, और बिल्कुल। उसमें भी जो यूएस स्टील है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका 0% जा रहा था पेंटागन में। तो ऐसा नहीं है हाँ। कि वो परचेज कर रहे थे और ये स्ट्रेटेजिक था, कोई नाता ही नहीं था। और मैं, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें वो जो कंपनी है वो खुद यूएस में ही इन्वेस्ट करना चाहती थी, ऐसा नहीं है कि वो वो यूएस के बात तो बाहर ठीक है, ले जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें और उसमें फिर ऐसा क्या ही एलॉय टेक्नोलॉजी है जो आप जापान को डिनाई करना चाहते हो, हाँ। हाँ। अनलेस कि उनको ये डर लग रहा हो कि निप्पॉन स्टील को चाइना खरीदने वाला है कल को। हाँ। हाँ। ऐसा हो सकता हाँ। है क्या? ये पता नहीं मुझे। नहीं नहीं, और अगर ऐसा होगा तो वो फिर रोक सकते हैं, क्योंकि इन उस टाइम पे सब, रोक ही सकते हैं। हाँ, हाँ, उस हर सेल पे हर काफी जो मार्केट रहते हैं उनके कंपटीशन इंस्टीट्यूशन की मंजूरी लेनी पड़ती है। जैसे आर्म, और आर्म का जब सेल हो रहा था तब भी बात चल रही थी, ब्रॉडकॉम कॉलकॉम का सेल हो रहा था तो चीन के कंपटीशन रेगुलेटर से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो बिल्कुल। उस टाइम पे ब्लॉक कर सकते थे। तो ये तो मुझे मुझे तो सिर्फ हम्म। ऐसे ही लग रहा है, डर गए यूएस वाले। हाँ हाँ, कि डर के मारे उन्होंने बोला कि कुछ तो अभी हाँ नहीं बोलने का है, अभी सब चीज को ना हाँ। ही बोलने का है। क्या हाँ। ये और ऑप्टिक्स पॉसिबल है। की बात हो सकती है पॉसिबल। कि ऑप्टिक्स, कैसे ऑप्टिक्स मतलब? हाँ। पता नहीं उनको लगे कि हमारे हमारे लोग हैं वो इस डील को देख के फिर क्या सोचेंगे या इससे वो क्या शोर मचाएंगे, आई डोंट नो। हो सकता है।
हाँ, शायद। हो सकता है और इसीलिए शायद ट्रम्प और बाइडेन दोनों इस पर राज़ी हैं कि ये होना चाहिए, जबकि सब थिंक टैंक्स और वगैरह बोल रहे थे कि इसमें कोई हानि नहीं है, होना चाहिए इस तरीके की डील, क्योंकि ये जो कंपनी है वो उसका खुद दिवाला निकल रहा था, इसलिए वो बेचना चाहती थी ना किसी और को। तो अब तो ऐसा हो जाएगा कि वो क्या ही कैसे ही सस्टेन करेंगे। ख़ैर, लेकिन ये एक उदाहरण था, इससे मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा था कि ऐसे कई सारे पॉलिसीज़ अमेरिका में आ रही हैं, जिसमें मुझे लगता है वो खुद पॉलिसीज़ काफ़ी अन-अमेरिकन है, जो कि अमेरिका जिसके लिए हम जानते हैं उसे, उस तरीके की नीतियाँ नहीं हैं। और इसे कुछ लोग कहते हैं मर्केंटिलिज़्म, मतलब या उसका थोड़ा अनुवाद हम कर सकते हैं वाणिज्यवाद। तो ये मर्केंटिलिज़्म आइडिया 18वीं सदी का है और 18वीं सदी में इस आइडिया कहते थे कि जिसमें जो कॉलोनियल शक्तियाँ हैं, वो अपनी आर्थिक नीति इस तरीके से बना रही थी, जिसमें वो मार्केट को कंट्रोल कर रही थी अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो मार्केट फ्री नहीं था और वो यूज़ कर रही थी मार्केट्स को उस तरीके से जिससे उनके खुद का जो नेशनल पावर है, उसमें वृद्धि हो सके। तो इसके 4 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है और शक्ति बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मर्केंटिलिज्म का एक आइडिया है। दूसरा आइडिया ये है कि जो ट्रेड बैलेंस है, वो राष्ट्रीय शक्ति और संपत्ति के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ट्रेड इम्बैलेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा ये था कि आत्मनिर्भरता और रक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी का काफ़ी उपयोग होना चाहिए। और चौथा होना चाहिए कि राष्ट्रीय कॉर्पोरेट नेशनल चैंपियंस की सुरक्षा करनी चाहिए। अब ये आइडिया मर्केंटिलिज्म में था और हम लोग कहते हैं कि ये आइडिया काफ़ी सालों से अमेरिका तो नहीं देख रहा था। लिबरलिज्म हम लोग बात कर रहे थे मार्केट्स की, कोई भी मतलब नेशनल सिक्योरिटी का जो दायरा है वो काफ़ी सीमित था और उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव है, जो कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ सकता है, उसे बढ़ावा देना चाहिए। इस तरीके की हमारा इकोनॉमिक नैरेटिव था, यूएस में भी था। लेकिन अभी हालिया जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग ये जो मर्केंटिलिज्म मैंने जो 4 चीज़ें कही, आप देख सकते हैं कि अमेरिका की काफ़ी नीतियाँ उस ट्रैजेक्टरी में जा रही है, जो कि ठीक चीन ने कुछ सालों पहले किया था। तो ये मुझे लग रहा है कि हो रहा है और अब मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, टैरिफ्स तो बढ़ा ही रहे हैं। ट्रम्प ने तो कहा है कि टैरिफ मेरा शब्दकोश में सबसे पसंदीदा शब्द है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो टैरिफ्स, दूसरा नेशनल चैंपियंस, यूएस भी चाहता है नेशनल चैंपियंस और नेशनल चैंपियंस जैसे यूएस स्टील को बढ़ावा दे रहे हैं। निर्यात पे नियंत्रण रखो, आयात निर्यात दोनों पे सब्सिडीज दो, फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो और डब्ल्यूटीओ के नियमों की खुद यूएस ही अवहेलना कर रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं वो जो चीन कर रहा था 10 साल पहले, अब अमेरिका भी कर रहा है। तो वही बात हो गई, चीन को कॉपी करते करते अमेरिका काफी कुछ चीन की नीतियां अपना रहा है। ठीक, नहीं नहीं, ये तो मेरे हिसाब से एनालिसिस से मैं एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी तुमने डिस्क्राइब किया मैं इसे सुन के सोच रहा था कि हाँ, ये तो चीन को डिस्क्राइब कर रहे हो तुम, है ना? हाँ, हाँ, क्योंकि चीन एकदम उसी तरह से सोचता भी है, उनको खूब हाई ट्रेड बैलेंस चाहिए होता है। और मुझे लगता है कहीं कहीं जगहों पे, और अभी ये एक वाइड स्प्रेड नैरेटिव भी है ही ना, कि लिबरल पॉलिसीज का फायदा उठाना बहुत आसान है, जिससे कि आपको मैं नुकसान पहुंचा सकता हूँ और खुद को फायदा, जो कि चाइना ने किया भी है। चाइना ने जब से डब्ल्यूटीओ में आया है, एटलीस्ट अभी यूएस को ऐसा लगता है कि चाइना की वजह से यूएस का नुकसान हो गया, जबकि मेरे को ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि चाइना यूएस का बहुत फायदा भी हुआ है। जो यूएस में लो इन्फ्लेशन है, उसका एक रीजन ये भी है कि वो चीन उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट, लो कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से। तो बिल्कुल। यूएस की लो इन्फ्लेशन का पार्टनर है चीन, एक तरह से। तो दोनों को फायदा हुआ है, इस तरह से दोनों देशों को फायदा हुआ है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जहां पे चीन, क्योंकि वहां पर आई डोंट नो, फ्री मार्केट में ऐसी गवर्नमेंट एजेंट वाली थिंकिंग नहीं है ना, चीन में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप जिससे भी बात कर रहे हो वो सरकार है कि फ्री एजेंट है, ये नहीं पता चलता। और फिर कुछ कुछ जगहों पर चाइना ने फायदा उठाया, जैसे आम को हथिया लिया था, या फिर काफी सारी आईपी थेफ्ट हो गया। चूज 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 कर करके आईपी थेफ्ट हो जाता है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। वो सब्सिडीज इस तरह से देते हैं कि किसी को समझ ही में नहीं आता कि सब्सिडी कैसे दी जा रही है। ये भी एक चीज है। जैसे अभी एक रोबोटिक्स कंपनी का आईपीओ होने वाला है, प्रणय, गीक प्लस नाम की।
तो वो साल का 150 मिलियन का लॉस करती है कंपनी, पर उसने आज तक कुछ 40-50 मिलियन ही रेज किया है। तो अब वो बाकी पैसा कहाँ से आता है? तो ये हिडन सब्सिडीज ही होंगी ना, जिसकी तरह से वो पैसा आता है। तो ये जो चीजें हैं, ये बाहर से समझ में नहीं आती अब, लेकिन वो compete कर रहे हैं ना यूएस में जाके, यूरोप में जाके कंपनीज के साथ में, तो ऑब्वियसली ये इस चीज से फिर क्यों ना यूएस डरे। तो चाइना लेवल लेवल प्लेइंग हम्म, फील्ड नहीं कर रहा है एक तरीके से, वो फेयर गेम नहीं बिल्कुल। खेल रहा है, वो अपने रूल्स हाँ, तोड़ मरोड़ रहा है। और हाँ, उस चीज का शायद अभी अंदाजा हाँ, यूएस को लग रहा है ये कि ये ऐसा है, तो फिर हम हाँ, क्यों कि ना नहीं, करें। हम अच्छे बच्चे की तरह खेल रहे हैं और दूसरी हाँ, साइड में एक बदमाश बच्चा है, अभी हम क्या करें? हाँ, ऐसे सब। तो हाँ, अभी क्या हाँ। करना चाहिए प्रणय ऐसे सब में? नहीं, हाँ, नहीं तो मुझे हाँ, इसमें एक और हाँ, चीज़ भी जोड़नी थी। हाँ, मुझे ये भी लगता है कि ये थोड़ा-सा लोगों में ग्लोबलाइज़ेशन के अगेंस्ट एक डिस्ट्रस्ट भी है। लोग बहुत सारे, मतलब ये बहुत, अब पिछले 500 साल की हम हिस्ट्री देखें तो दुनिया में तो ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ा ही है और दुनिया भर में वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा ही है एक तरीके से। लेकिन देशों का ट्रेड बढ़ने से देशों को फ़ायदा होता है एग्रीगेट लेवल पे, बट जब कोई अमेरिका जैसे कोई बड़े डेवलप्ड कंट्री में जब आपकी जॉब जाती है किसी H1B वर्कर के पास, तो उस इंसान को अपने पर्सनल लेवल पे तो ये फील होना कि यार मेरी जॉब किसी ने ले ली, ये बहुत ही टैंजिबल है, जबकि वो जो जीडीपी का बढ़ना है वो मेरे लिए बहुत इनटैंजिबल चीज़ है। तो इस प्रकार की शायद ये पिछले 20-30 सालों की ये जो, जिसमें भारत जैसे कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अभी धीरे-धीरे वो बढ़ा रहे थे ट्रेड और सर्विसेज़ हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और बाकी पूरे वर्ल्ड के साथ भी हो रहा है। लेकिन शायद विदिन अ लॉट ऑफ पीपल फील कि इसका जो फ़ायदा है वो वो सोसाइटी के हर तबके में नहीं मिला है इक्वली। तो एक प्रकार का ये डिसकंटेंट है एक एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब वो कितना सच है या कितना गलत, वो हम मैं उस पे हाँ, कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बट आई एम श्योर कि पीपल फील दैट एंड फिर वो पॉलिटिशियंस पकड़ते हैं और फिर वो पॉलिटिशियन उसको एम्पलीफाई करते हैं और वो सोशल मीडिया वगैरह में भी हम देखते हैं इस चीज का होना। तो ये एक प्रकार का वहां से भी ड्राइव होता हुआ एक रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट भी शायद है कुछ हाँ। कुछ हद तक। तो हाँ, बिल्कुल, तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें हम लोग ये पॉइंट तो आप जो ये आप कह रहे हैं वो काफ़ी प्रासंगिक है उसके लिए। लेकिन पहले मैं सौरभ का सवाल जवाब दे दूँ। तो सौरभ, आप अच्छे बच्चे हो और कोई और बदमाशी कर रहा है, तो सवाल ये है कि आपको बदमाश बच्चे को हराना है। आपको हम्म, उसकी बदमाशी नहीं करनी है। जो वो कर रहा है हम्म, वही बदमाशी करोगे तो आप तो कमज़ोर हो गए हो कि वो बदमाशी 10 सालों से करता आ रहा है। तो आप हम्म, उसकी गेम में क्यों खेलोगे ना, वो हम्म, बात है। तो आप किस तरीके की बदमाशी करोगे बदमाश बच्चे को बीट करने में, सवाल वो है। और तो बिल्कुल। तो यहाँ हम लोग थोड़ा तो स्ट्रेटेजिक फेलियर है, जैसा तुम बोल रहे हो प्रणय। करेंटली मुझे लगता है कि अमेरिका को, जैसे सोवियत यूनियन के खिलाफ उन्होंने बहुत ऑप्शंस बनाए और सक्सेसफुली बनाए, हम्म, लेकिन अभी उनको, जितना मुझे समझ में आता है, उनको लगता है कि चाइना को हम उन्हीं का गेम खेल के हरा सकते हैं। तो हम्म, एक तरह से आपने पहली डिफीट कंसीड कर दी कि अब आप चाइना के गेम तो खेलेंगे। हम्म, जैसे सोवियत यूनियन में वो काफी क्लियर थे कि हम सोवियत यूनियन का गेम नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, हाँ। हम्म, और तभी हम लोग एक्चुअली वो बना रहे थे कि हम यूएसएसआर जैसे नहीं हैं। और हाँ। काफ़ी उनकी जो नैरेटिव थी वो डेमोक्रेसी और ये सब नैरेटिव इसी पर थे कि हम लोग नहीं है भाई यूएसएसआर, हमको बनना ही नहीं है उस जैसा। हम्म, लेकिन अभी हम्म, आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है कि हम नहीं है चाइना। हम अमेरिका में सब लोग बोल रहे हैं यार चीन ये कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? इस तरीके बिल्कुल, की। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हाँ, ये चीज़ बिल्कुल मानता हूँ। और थोड़ा जो एक मुझे सोवियत यूनियन का ही अगर एग्ज़ाम्पल लें, क्योंकि मतलब एक पुरानी हमारे पास एक ही रेफ़रेंस पॉइंट है इस तरीके की बड़ी कोल्ड वॉर टाइप का। तो जैसी अंडरस्टैंडिंग सोवियत यूनियन की थी यूएस के पास, वैसी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है चाइना की किसी के पास नहीं है। हम्म, समझो, चाइना को बाहर से लोग सिर्फ मतलब वो जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जैसे हम ही समझते हैं हिंदुस्तान में, हम काफी कोशिश कर रहे हैं काफी सालों से कि हम चाइना को बेहतर समझे। पुलियाबाजी में लोगों ने देखा भी होगा, हम काफी डिस्कस करते हैं और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं चाइना की। लेकिन उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं जितना हम, जैसे हम नेचुरली यूएस को समझते हैं और हाँ, पर यूएस उतना हाँ, सोवियत यूनियन को समझता है, वैसा चाइना का अंडर, तो कहीं कहीं पर मुझे लगता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत नहीं है और आउटकम बहुत दिख रहा है कि अरे ये हमारे से यहाँ भी आगे निकल रहे हैं, यहाँ भी आगे निकल रहे हैं,
तो एक जैसे हिंदुस्तान में कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे हम भी चाइना की तरह बस एक स्ट्रॉन्ग शी जिनपिंग आ जाए तो हम ये वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं ये लोग हिंदुस्तान में। मुझे ना लगता है पर कहीं पे सौरभ, वो है हाँ, फीलिंग। ये भारत के लिए लागू होता है लेकिन ये अमेरिका के लिए नहीं लागू होता। विश्व के सब बड़े चाइना स्कॉलर कहाँ हैं? उसी देश चाइना में में, है, यूएस में, बिल्कुल अमेरिका में। बिल्कुल। अमेरिका, चाइनीज टॉप स्कॉलर्स भी कहाँ हैं? अमेरिका में, उनके गवर्नमेंट में। तो वही पजल यही है कि वहां पे स्टेट कैपेसिटी ज्यादा है, नॉलेज बेस ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। अब ये भारत के लिए लागू होता है। हम कह सकते हैं हम लोग समझ रहे हैं चीन को अभी, क्योंकि हम लोग अब पाकिस्तान से अपना अटेंशन हटा के चीन के ऊपर कर रहे हैं, तो हम लोग को समझ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में ये बात लागू नहीं होती। तो खैर, फिर हम लोग उसमें आ गए फिर से कि किस तरीके से क्यों हो रहा है ये। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर हम लोगों को अगर उस बदमाश बच्चे को हटाना है तो क्या ट्रेड ऑफ्स हैं अमेरिका के, और इस पे मैं आपके विचार लेना चाहता था। एक ट्रेड ऑफ यह है, जैसे आउटपुट और प्रोडक्ट, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ है यूएस के लिए। तो अगर आप या तो आउटपुट बढ़ा सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं यूएस में, आप दोनों चीजें नहीं कर सकते। मतलब एम्प्लॉयमेंट, मैं जब कह रहा हूं एम्प्लॉयमेंट, मतलब जैसे ख्याति कह रही थी जो मतलब रस्ट बेल्ट में स्टील वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, अगर वो फोकस रहेगा तो आप वही चीज करना चाहते हैं जो चीन कर रहा था। और अमेरिका के कॉस्ट तो चीन के कॉस्ट में कंपैरिजन कुछ हो ही नहीं सकता। यूएस कितनी भी सब्सिडी दे दे, उस टाइप की स्ट्रेटेजी करना बहुत मुश्किल होगा। तो अमेरिका को खुद डिसाइड करना है उनको क्या चाहिए। उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, जिसमें जैसे सौरभ आप अक्सर कहते हैं कि अगर उनको इंडस्ट्री 4.0 वगैरह लाना है तो शायद वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऑटोमेशन होगा वगैरह बिल्कुल। वगैरह, और उससे काफी प्रगति हो सकती है। वो तो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। लेकिन जो जैसे ये यूएस स्टील के साथ हुआ, और जो ट्रम्प कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए यार, आउटपुट थोड़ा कम हो तो भी चलता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मुझे बढ़ाना। तो ये एक ट्रेड ऑफ उन्हें रिजॉल्व करना है। आप दोनों को क्या लगता है इसके ऊपर? हाँ, नहीं, ये ट्रेड ये ऑफ तो तो हाँ, है। मतलब है। आई डोंट नो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे मेरे, बट आई एग्री विथ यू कि हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स काम नहीं करती है ना उनके लिए अभी वहाँ। चाइना के पास बहुत ज़्यादा अभी भी लोग हैं जो कम कम कीमत पे काम करने को तैयार है। उनका जीडीपी पर कैपिटा अभी भी अमेरिका से तो काफ़ी कम है, राइट? तो वहाँ फिर भी काफ़ी लोग हैं जो और भी ज़्यादा हंग्री है और ड्रिवन है, राइट? तो उनको लोग तो मैन पावर तो उनको मिलना है, वो उनके लिए आसान है। और अमेरिका का इंसान को ऑब्वियसली वो उसको एक अलग लेवल ऑफ लाइफस्टाइल की एक्सपेक्टेशन है, राइट? तो अगर आप कोई भी चीज़ अमेरिका में बनाएँगे, इकोनॉमिक्स ये है कि आपको वो महँगी बनानी पड़ेगी। तो आई थिंक हाँ, और फिर जैसे आप हाँ, कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे, तो नहीं वो रहोगे। एक तो चैलेंज आप है। फिर आप रेडी होने चाहिए कि मैं एक बाहर अगर डिनर करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़े, या मैं कोई एक शर्ट खरीदूँ तो मुझे एक महँगा शर्ट खरीदना पड़े क्योंकि उसके लिए मैंने फेयर वेजेस दिए हुए हैं। और फिर वो कंज़्यूमर के ऊपर आएगा, फिर शायद उनके लोगों के ऊपर वो है कि वो उसे करना चाहे कि नहीं करना चाहे। बिल्कुल। नहीं प्रणय, ये तो मेरे ख्याल से किसी भी एडवांस, और शायद यूएस क्योंकि पहली ऐसी इकोनॉमी बन रही है, ये हर एडवांस्ड इकोनॉमी के लिए सवाल है, क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर ऑफ आउटपुट है उसके लिए बहुत कम लोग लगते हैं आज की डेट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। लेकिन हर सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं। तो ये आई थिंक हर सोसाइटी का एक एडवांस सोसाइटी का अब ये एक डिलेमा है कि भाई हम एज ए सोसाइटी तो इतने अमीर हो रहे हैं, लेकिन वो जो वेल्थ है वो मैं हर इंसान तक कैसे पहुंचाऊं, और मेरी सोसाइटी का हर इंसान कैसे प्रोडक्टिवली एंगेज्ड भी हो। सिर्फ पैसा देना ही एक बात नहीं है ना, अगर आज लोग काम नहीं कर रहे होंगे तो और सोशल प्रॉब्लम्स दूसरी आएंगी, राइट? ड्रग्स, होमलेसनेस, क्राइम, टेररिज्म, कुछ मतलब खाली दिमाग शैतान का घर, लोग करेंगे ना 50 चीजें अगर घर बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो ये सिर्फ इस बात की चीज नहीं है, क्योंकि पैसा तो आप दे ही सकते हो, आप एक अमीर देश बन रहे हो, आपने $1 ट्रिलियन लोगों के जेब में डाल दिया तो क्या ही, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, उससे आपकी सोसाइटी गड़बड़ा जाएगी। तो ये तो एक प्रॉब्लम, क्योंकि यूएस अभी भी ग्रो बहुत अच्छा ही कर रहा है ना? वो अभी 27-28 ट्रिलियन डॉलर से $3 ट्रिलियन हो जाएगा, $30 ट्रिलियन हो जाएगा कुछ दिनों में, पूरे हिंदुस्तान जितनी जीडीपी ऐड कर लेगा कुछ ही सालों में, है ना? तो लेकिन वो ऐड करने, वो जो बहुत थोड़े से लोग हैं जो वो सब ऐड करेंगे।
कहीं पे कुछ मतलब ये पूरी की पूरी जो नई एआई का भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है ना। और ये क्या लास्ट 2 साल की कहानी है? ट्रिलियन क्या, प्रॉब्ली 3-4 ट्रिलियन की हो गई होगी ऑलरेडी। वो डेटा सेंटर बन रहे हैं, जीपीयू बन रहे हैं, पर सब मिला के कुछ मेरे ख्याल से हजारों में है बात। ठीक है, लाखों लोग भी नहीं है इन्वॉल्व। ये पूरी नई $multi-trillion। इसी तरह से तुम सिंथेटिक बायोलॉजी की बात कर लोगे, वो तो कुछ सैकड़ों लोग ही बना देंगे उतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो सब लोग कंज्यूमर होंगे इन सब चीजों के, सब चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। प्रोडक्शन साइड में बहुत कम लोग चाहिए, बहुत इनसेन अमाउंट ऑफ वैल्यू क्रिएट करने के लिए। तो ये, और मुझे लगता है ये सवाल आप डक नहीं कर सकते सीधे। अब इसके लिए आप ये सोचो कि मैं पीछे चला जाऊं, तो अभी का जो एक कंजर्वेटिव तो यही होते हैं ना, कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं जो कि अपने अतीत को या अपने करंट यथार्थ को पकड़ के रखना चाहते हैं, राइट? क्योंकि मुझे लगता है ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि फ्यूचर इतना जल्दी आ रहा है, पहले जितनी स्पीड से नहीं आ रहा, और तेजी से आ रहा है। तो उससे लोग डर रहे हैं, और उसी का रिएक्शन है ट्रम्प। तो ट्रम्प तो वो कर रहा है जो वोटर लोग कह रहे हैं। वोटर लोग कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा धीमा कर दो गति को, लेकिन धीमा होने से तो क्या होगा, यूएस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। यूएस की स्ट्रेंथ है कि वो फ्यूचर जल्दी ला सकता है, वो इनोवेशन कैपिटल है दुनिया की। पर आप अगर उसी को रोक देंगे, इनोवेशन कैपिटल को, तो फिर कैसे चलेगा? पर आई डोंट नो कि इसमें कुछ हो सकता है वो इनोवेशन होती रहे एक ही स्पीड से दूसरी तरफ। क्या ये आइदर और है? ऐसा ये सवाल है, राइट? कि क्या वो इनोवेशन एक साइड में, बिकॉज वो नई इंडस्ट्रीज क्रिएट हो रही हैं, और थोड़ा सा ये दूसरी पुरानी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते रहे, तो क्या ये ट्रेड ऑफ बैलेंस हो जाएगा, जहां ग्रोथ नई इंडस्ट्री से आएगा, हाँ, और पुरानी इंडस्ट्री को आप सपोर्ट करके लोगों के जॉब्स वगैरह बचा लोगे, क्योंकि वही लोग तो नए जॉब नहीं कर रहे हैं। ये भी एक सवाल है ना, ये नहीं है कि यही लोग चाहिए वो नए। इनफैक्ट यूएस के पास ये एक आंसर है, क्योंकि वो पुराने लोगों को अपने रख सकता है साथ में, थैंक यू, साथ में, लेकिन वो पुराने लोगों को रख सकता है, लेकिन नए लोगों को वो इंपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ये ट्रेड ऑफ है, क्योंकि वो नई इंडस्ट्री के लिए थोड़े नए लोग भी आ जाए अगर बाकी पूरी दुनिया से, और थोड़े यूएस के, तो वो थोड़ी वो H1 की ईर्ष्या रह जाएगी। पर ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे। अभी देखो तो ट्रम्प को शायद ये समझ में आता है, वो तो कह रहा है ना H1 चलेगा, कोई बात नहीं, आने दो लोगों को, है ना, लेकिन मैं पुराने अपने जॉब्स भी बचा लूंगा। तो आप नई इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पैसा कमा के सरकार को अमीर कर लो, और फिर अपनी पुरानी इंडस्ट्री सपोर्ट कर लो। ऐसा मुझे लगता है। अब मतलब आई एम श्योर यूएस के पॉलिसी मेकर ज्यादा होशियार हैं और वो सोच रहे होंगे, पर मुझे लगता है कि ये कश्मकश है अभी एक एडवांस सोसाइटी के लिए, शायद यूएस के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी आने वाली है, ठीक है, पर यूएस में ये सबसे पहले आ गई है और उनको ये सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये कश्मकश तो आपने अच्छी बात कही, ये पहले भी थी। जैसे 1980 में जब जापान की से डर था लोगों को, तो तब अमेरिका ने कुछ वही चीजें की जो जापान ने की, लेकिन फिर सक्सेस उसमें नहीं आया। जैसे सेमीकंडक्टर्स में एक सेमाटेक नाम की कंपनी बनाई कि हम लोग कंसोर्शियम बना देते हैं, जैसे जापान में कुछ एक कंसोर्शियम ही इन्वेस्ट करते हैं, वैसे सेमाटेक ने काफी कंपनीज को एक साथ लाया और बोला कि हम लोग भी मेमोरी प्रोड्यूस करेंगे जैसे जापान बनाता है। तो वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उसके चलते इतना अटेंशन था कि इंटेल ने बोल दिया भाई मेमोरी छोड़ दो, हम लोग प्रोसेसर्स से गेम बनाएंगे। तो वो एक अलग दिशा ले ली। लेकिन तो हाँ, एक जो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक टेक ये हो सकता है कि शायद वैसे ही हो जाए अभी, कि ये सब पागलपन चलता रहेगा लेकिन सक्सेस और किसी दिशा में आएगी। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है पागलपन का एक्सटेंड कितना है। अगर वो थोड़ा और आगे ले जाए तो आप शायद एक और नया इंटेल नहीं ढूंढ पाओगे। तो वो एक बैलेंस है, मुझे लगता है। हाँ, तो वो मुझे लगता है, लेकिन वो यूएस को ट्रस्ट करना है कि यूएस दुनिया की इनोवेशन कैपिटल है, तो इनोवेशन आएगा ही। आपको सिस्टम को ट्रस्ट करना है और वेट करना है। अभी ये किसने एज्यूम किया था कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूएस में ही बनेंगे ना? बनी गए ना, लेकिन तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, पूरी के सबकी नींद उड़ी हुई है अभी नई एआई से। और ठीक है, लोग चाइना से डरे हुए हैं वो डीप सीक वगैरह को लेकर के, लेकिन अभी भी यूएस ही सबसे आगे है इस गेम में, ठीक है। अभी भी एनवीडिया से ज्यादा कोई जीपीयू नहीं बना रहा है, और ओपन एआई है, फेसबुक है, हम सारे मॉडल यूएस के ही नाम लेते हैं ना, जेमिनी है, जितने भी हैं वो यूएस के ही, ठीक है। चाहे ओपन सोर्स भी हो, पर लीडिंग एज पे तो वही लोग हैं। हो सकता है कि उसकी फायदा तो पूरी दुनिया को ही मिलता है, जो भी यूएस के इनोवेशन का फायदा सिर्फ यूएस को थोड़ी मिलता है। तो यूएस एक इनोवेशन कैपिटल है, पर काफी सारा फायदा वो अट्रैक्ट कर लेगा इन सब चीजों का। अब आई थिंक जो यूएस को पुराने जमाने में जो समझ में आया है, वो उनको यही देखना है कि जो हमारी इनोवेशन है उसका सबसे ज्यादा फायदा हम उठा पाएंगे कि नहीं।
उनको लगता है शायद चाइना डिफरेंट है कंट्री, जो कि हमसे कहीं बाजी मार ना ले, हमारी इनोवेशन का कहीं फायदा उठा के वो एक स्टेप भी हमसे आगे निकल गया तो हमारा कुछ हो जाएगा। आई थिंक ये थिंकिंग है। पर मुझे अभी तक कहीं ये नहीं लगा प्रणय कि उन्होंने अपने इनोवेशन को कहीं भी सैक्रिफाइस किया है। इनफैक्ट तुम ये इलेक्शन में भी देख सकते हो, फाइनली जो उनका सिलिकॉन वैली का इकोसिस्टम है इनोवेशन वाला, उसने ट्रम्प को हाईजैक कर लिया है प्रैक्टिकली। तुम उनके सारे देख सकते हो, मतलब उनके पॉलिटिकल व्यूज से तुम भले ही डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन जितने भी, चाहे मार्क एंड्रीसन जैसे लोग हो गए, पीटर थील जैसे लोग हो गए, या इवन जिनको लेकर के मतलब मार्क एंडरसन की कंपनी के तो कितने लोग अपॉइंट ही हो गए गवर्नमेंट में अभी, है ना। तो जो भी सिलिकॉन वैली का इकोसिस्टम जो कि बड़ा लिबरल माना जाता था ट्रेडिशनली, उन्होंने अभी ट्रम्प के साथ हाथ मिला लिया है। और ट्रम्प ने भी बोला हाँ बढ़िया है। और इलॉन मस्क को ही ले लो, बाकी किसी को क्यों छोड़ना है। इलॉन मस्क भी वो इनोवेशन इकोसिस्टम का चैंपियन ही है फिलहाल ना, वो थोड़ी बोल रहा है कि उसको बंद कर दो। तो मुझे लगता है कि वो इकोसिस्टम जिंदा है, उनको मालूम है कि ये इकोसिस्टम में ही हमारी शक्ति है। और वो जब तक चलता रहेगा तो यूएस की साख रहेगी, पर उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आप नहीं बोल सकते कि कल यही होगा, वो तो कोई नहीं कह सकता ना इसमें। और इस इकोसिस्टम से चाइना को बाहर रखो, ये अभी वो कर रहे हैं बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल और हाँ, बिल्कुल। और उससे भी फायदा था क्योंकि जैसे इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है कि पहले पेपर्स काफी आ रहे थे एआई में, जो और इसमें भी एडवांसमेंट हो रहा था क्योंकि पेपर शेयर हो रहे थे। पूरा विश्व का एक इकोसिस्टम था जो कि कोर यूएस में था, लेकिन उनका नेटवर्क्स थे। अब वो पेपर्स भी नहीं आ रहे हैं, तो अब आप चीन को बंद करोगे तो फिर कुछ बोले यार चीन को बंद कर रहे हो तो फिर जापान को क्यों आने देना है फिर। तो वो एक टेंडेंसी हो सकती है। आई होप आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो, लेकिन कह नहीं सकते, तो वो एक बात है। ठीक है, हाँ। तो ये एक ट्रेड ऑफ था। दूसरा मैं ये बात कर रहा था, जैसे एक और ट्रेड ऑफ है स्वदेशीकरण और डाइवर्सिफिकेशन के बीच में। तो अब चीन के पास कोई अच्छे पार्टनर्स नहीं है, उनके पास पाकिस्तान जैसे पार्टनर्स हैं, तो वो फोकस करते हैं सब कुछ अपने ही देश में करो। लेकिन अमेरिका के पास ऑप्शन है कि उसको स्वदेशीकरण करने की जरूरत नहीं। जैसे स्टील के बारे में हम बात कर रहे थे, विश्व के 3 टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील है यूएस, आई मीन सॉरी, चाइना, जापान, इंडिया। तो वो कह सकते हैं यार इंडिया का स्टील आउटपुट और बढ़ जाए तो हम लोगों को फायदा हो जाएगा। हम इंडिया में स्टील कम प्राइसेस पे शायद प्रोड्यूस होगा, अमेरिका को नहीं बनाने की जरूरत है वगैरह। तो एक्चुअली अमेरिका के पास ऑप्शंस है कि वो अपने पार्टनर्स को यूज करके मल्टीलैटरल टेक इकोसिस्टम्स या आउटपुट इकोसिस्टम्स बना सकता है। सब कुछ अमेरिका में करने की जरूरत नहीं, और अमेरिका अपना इनोवेशन गेम खेल सकता है। लेकिन वो भी एक ट्रेड ऑफ है, जबकि अभी जैसे यूएस स्टील वाला हादसा हुआ, उसमें ऐसे लग रहा है कि कभी कभी वो लोग इस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि सब कुछ अमेरिका में होना चाहिए भाई, हम लोगों को स्टील भी बनाना है। तो ये टाइप की एक टेंडेंसी, और एक मुझे लगता है थोड़ी डरावनी चीज। तो वो अमेरिका को मेरे ख्याल से वो एलाइज वाला चीज तो है नहीं ना। अमेरिका को लगता है ना वो एक अलग कैटेगरी में है, हाँ ऐसा, हाँ राइट। ऑल्दो वो थोड़े से अलायंसेस वगैरह है, पर उनको लगता है यूजुअली अलायंसेस तो मैं तुम सब पे एहसान कर रहा हूँ ना, तुम मुझे क्या देते हो, मैं ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ। हाँ तो अमेरिका का शायद ये, क्योंकि अब स्टील में मैं ये बोलूंगा अगेन, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। इंडिया में हाई क्वालिटी की हमेशा दिक्कत रही है, लेकिन साउथ कोरिया और जापान में तो बनता है। तो क्वालिटी स्टील की अगर बात करो तो साउथ कोरिया में बहुत हाई क्वालिटी स्टील वगैरह बनता है, जैसे, राइट। तो हुंडई स्टील या जो वहां का निप वो है, पॉस्को है ना, जो उनका साउथ कोरियन कंपनी वगैरह, उनके पास तो सब टेक्नोलॉजी है। वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील और ये सब सब कुछ बनाते हैं ना, जो हिंदुस्तान में तो नहीं बनता उस तरीके का स्टील, राइट। तो ये वाली जो चीजें हैं ये इनको आती है। पर साउथ कोरिया भी तो यूएस का अलाई है, उनके साथ तो कर ही सकते हैं ना वो लोग। हाँ। तो ये वाली जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल, मुझे लगता है ये तो मैं कह नहीं सकता कि अमेरिका, तुमको ऐसा लगता है क्या कि अमेरिका में कभी ऐसा गिव एंड टेक, उनको तो बस ये, जैसे नेटो है तो उनको लगता है ना मैं तुम्हारे पे अम्ब्रेला दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि यूरोप कुछ क्या उनको यही है ना दिमाग में, यूरोप क्या ही हमको कंट्रीब्यूट करता है, शायद नहीं भी करता है ना। तो थोड़ी सी वो अलायंस वाली फीलिंग तो नहीं है। अमेरिका को लगता है कि हमें खुद पे निर्भर होना पड़ेगा, ये सारे बाकी सब यूजलेस लोग हैं, अगर हम इन पे रिलाई करेंगे तो किसी भी दिन हमारे हमारे ये गड्ढा हमारा यही बनने वाले हैं, ऐसा हाँ, ऐसा फीलिंग ही तो है। नहीं मुझे लगता है कि हाँ,
शायद गवर्नमेंट को लगे, लेकिन आप अगर आप मार्केट को अलाउ कर दो तो मार्केट इस तरीके की इकोसिस्टम सॉल्यूशंस निकाल ढूंढता था लेगा। ना, कि जिसमें जहाँ पे जो सबसे एफिशिएंटली बना सकता है वहां पे बनाओ यार, और हम लोग बिल्कुल, पूरे सब बिल्कुल, मिलके काम करेंगे। इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इतने सारे प्लेयर्स है उसमें, सब कुछ हुँ, अमेरिका में नहीं होता। तो बिल्कुल। उस तरीके के आप लोकल मैक्सिमा पे पहुंच जाते हो, हाँ? हाँ, तो तो जिसमें मेरे ख्याल से सब लोग। नई इंडस्ट्री में ये अपने आप होगा प्रणय, ये तो पुरानी इंडस्ट्री को ही आप तोड़-मरोड़ के रेगुलेट कर सकते हो बहुत ज़्यादा। हम्म, पूरा नई इंडस्ट्री को तो आप क्या ही करोगे? तो हम्म। राइट, और यही क्यों चीज़ हो अभी सकता है, अब वो बोल सकता है कि भाई बायोटेक में कुछ और होने वाला है। और मैं हाँ, सीरियसली कह रहा हूँ, बायोटेक में ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि यूएस कुछ नीति आएंगी। जैसे आप सेमीकंडक्टर के बारे में देख रहे थे 3-4 साल में, पिछले हुँ, 3-4 साल, अब बायो में भी आप देखोगे कि ये बड़ी चीज है। तो इसके ऊपर अभी से मतलब एक्सपोर्ट कंट्रोल वगैरह लगा दो। वो यूरोप जैसा रेगुलेशन नहीं करेगी अमेरिका, हुँ, कि करो हुँ, ही मत, सब कुछ खराब है। पर वो ऐसे बोल देंगे कि यार ये अभी से बाहर नहीं जाना चाहिए और हुँ, हमारे पास ही रहना चाहिए, और अब चीन में भी नहीं जाना चाहिए तो फिर भारत में भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। इस तरीके की चीजें शायद हो सकती हैं। हो सकती हैं। पॉसिबल तो है, मतलब कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि ये पूरे दुनिया के लिए वैसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि एक तरह से आप ओवरऑल इनोवेशन पे थोड़ी-सी लगाम लगा देंगे ना, लेकिन अब देखो ना, ये भी विरोधाभासी चीज़ है। उन्होंने अभी ये नई कमिटी-वमिटी इतना हल्ला करके यही बनाई है कि भई गवर्नमेंट का रेड टेप हम कम करेंगे, हम रेगुलेशन कम करेंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस तो फेमस हैं, जो वो कहते हैं उसका एग्ज़ैक्ट उल्टा करते हैं। तो मुझे लगता हम्म, है कि ट्रम्प जो है वो इलॉन मस्क को एज़ अ डिस्ट्रैक्शन यूज़ कर सकता है। कि भाई हम्म, तू हल्ला-हल्ला खूब मचा, फिर हम करेंगे जो हमें करना हम्म, हाँ, ये द्वंद तो है, हाँ। है। हाँ। और ठीक है, और तीसरा ट्रेड ऑफ यही था, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का थोड़ा ट्रेड ऑफ, क्योंकि अब जैसे चीन ने जो भी किया वो काफी चीज ऐसे की जो कि इन्वायरमेंटली पोल्यूटिंग थी, और उनको ठीक है, उनकी इकोनॉमी के लिए और उनके जीडीपी लेवल्स के लिए उनको करना था वो, और उन्होंने अच्छी चीज की उनके दृष्टिकोण से। लेकिन अभी अमेरिका में बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिकार्बनाइजेशन के ऊपर भी बात हो रही है, और साथ ही साथ उनको एक नया पुनर्निर्माण भी करना है कई इंडस्ट्रीज का वगैरह। तो ये भी मुझे लगता है एक ट्रेड ऑफ है, किस तरीके से वो रिजॉल्व करते हैं वो देखना है। बिल्कुल, जैसे आप कैलिफ़ोर्निया का भी एक नया चीज़ ख्याति तुमने देखा होगा ना, वो लोग कैलिफ़ोर्निया के अंदर में एटलीस्ट उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी अलग-अलग ही चलती है ना, वो ऑयल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद कर देना चाहते हैं कैलिफ़ोर्निया में। जबकि ट्रम्प है मोड में कि हमारे यूएस की ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाओ। हाँ। हाँ, तो अब काफ़ी लोगों ने नोटिस नहीं किया, इतना जियोपॉलिटिक्स दुनिया का बदला है, क्योंकि पिछले 20 साल की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि यूएस नेट एक्सपोर्टर बन गया ना ऑयल का, इंपोर्टर से। तो ये तो था नहीं पहले, उसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल दी। सऊदी क्यों बदल रहा है अभी? क्योंकि यूएस नेट एक्सपोर्टर है, नेट इंपोर्टर होने की जगह। अभी क्यों ट्रम्प ऐसा बोल पा रहा है कि अरे हमें मिडिल ईस्ट से क्या मतलब? ठीक है, हाँ। पहले किसकी हिम्मत थी ये बोलने की? तो ये इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि यूएस जो है वो नेट एक्सपोर्टर बन गया है ऑयल का, नेट इंपोर्टर होने की जगह। तो ये भी इनोवेशन है, फ्रैकिंग का इनोवेशन उन्होंने किया, इसलिए वो ये इस जगह पर पहुंचे। लेकिन डेफिनेटली ये एनवायरमेंटलिज्म के ट्रेड ऑफ में देखा जाए तो फ्रैकिंग तो बहुत ही पॉल्यूटिंग तरीका है ऑयल निकालने का, और उन्होंने उस पे उससे वो किया। तो ये बात तो तुम्हारी ठीक है प्रणय कि ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट थोड़ा सा लोग बोलेंगे अभी साइड में रखो, हमको इस पे इतना कुछ नहीं करना है। और ये शायद हिंदुस्तान, मालदीव जैसे देशों के लिए, तो बांग्लादेश जैसे देशों के लिए बहुत बुरी खबर होगी। इसमें मुझे याद है कि ये जब इवन हैरिस वगैरह की जब डिबेट्स चल रही थी उसमें भी ये लोग आ रहे थे कि शी शी डिड नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट दिस कि ये फ्रैकिंग हम्म, वगैरह उन्होंने शुरू किया, क्योंकि बिल्कुल। डेमोक्रेटिक पार्टी जो जनरली एनवायरनमेंट की साइड लेती हुई दिखाई देती है वो लोग भी इस पे चुप रहे कि क्योंकि उनको लगा कि शायद हमें ये करना ही पड़ेगा या जो भी है उनका लॉन्ग हम्म, टर्म इंटरेस्ट जो भी है। तो आई थिंक इसमें यही है कि अगर वो इनोवेशन कर पाते हैं और इनोवेशन के साथ एनवायरनमेंट को भी साथ में रख के कुछ उसमें हो निकल आती है कोई नई टेक्नोलॉजीज, तो वहाँ उस तरफ पुश तो होगा ही, क्योंकि लोगों में ये इंटेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि ज़्यादा ये एनवायरनमेंट वगैरह करना है एंड ऑल, तो वहाँ से एक पुश तो आ रहा है। बट आई एम श्योर अगर पॉलिटिशियंस भी है जो रियलिटी को देख के फिर वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी अल्टीमेटली लोग कर लेते हैं अगर कुछ नया नहीं निकलता है तो। हम्म, हाँ, तो पर वही है ना, ये ट्रेड ऑफ पहले वाले ट्रेड ऑफ से रिलेटेड है। अगर आपको सेम कॉस्ट पे जैसा चीन ने किया वैसे टाइप का करना है, तो फिर आप
को पुरानी टेक्नोलॉजीज़ या पुराने मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो उसमें तो पॉल्यूशन होगा ही। तो अगर आप नया ऑटोमेशन वगैरह करोगे तो अलग बात है। तो उस इसमें एक ही नई चीज मैं देख सकता हूँ प्रणय, हो सकता है कि न्यूक्लियर की दोबारा से थोड़ी सी रेलेवेंस आ जाए। वो पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन हुँ, सस्ती है, हुँ, और वहां पे एनवायरनमेंट के लिए एक्चुअली अच्छी है, लेकिन उसका पॉलिटिकल उसको जो पॉलिटिकली अपोज कर रहे थे लोग, वो अब वीक हो गए। हुँ, तो अब जैसे देखोगे आप, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है सिर्फ अपने डेटा सेंटर के लिए। हुँ, तो हुँ। अमेरिका में तो प्राइवेट लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट खोल सकते हैं, है ना? वहां पे तो इस टाइप का रेगुलेशन नहीं है, और अब नए न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहे हैं जो एकदम छोटे से भी बना सकते हो आप। हाँ, ठीक स्मॉल है, मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इसमें जो आ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि न्यूक्लियर एक अच्छा इंटरसेक्शन है टेक्नोलॉजी का, जो पुरानी है टेक्नोलॉजी, लेकिन अब शायद पॉलिटिकली फीजिबल हो रही है वो, इन सब चीजों की वजह से खासकर। और ये अगर अच्छा है, अगर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर आ जाए तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा न्यूक्लियर में वो बोल रहे हैं कि एक और इनोवेशन कर रहे हैं। अभी वो किस स्टेज पे है वो एकदम मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसमें बोल रहे हैं कि जो हम न्यूक्लियर जो वेस्ट है, वो भी माना जाता है कि बहुत रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब क्या है? उसमें भी एनर्जी है। सो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को ही हार्नेस करके हम कैसे यूज़ करें और उसमें से वापस और एनर्जी निकालें। तो इस पे कुछ काम तो हो रहा है, अब वो कितने लेवल पे पहुँचा है वो अलग बात है, बट ऐसी चीज़ें हो रही है अभी। हुँ, सर्कुलर न्यूक्लियर एनर्जी। हाँ, वो हाँ, तो रिन्यूएबल कर देंगे हाँ, न्यूक्लियर इंटरेस्टिंग। में से। हाँ, रिन्यूएबल तो है ही, ये सुपर सर्कुलर हो जाएगा फिर। हाँ। ख़ैर तो ये 3 ट्रेड ऑफ्स थे, तो मुझे लग रहा था कि ये 3 चीज़ें अमेरिका को रिज़ॉल्व करनी पड़ेगी। अभी कभी-कभी ऐसा लगता है वो थोड़ा डर गए हैं, इन सब चीज़ों में गलत नीतियाँ अपना रहे हैं, लेकिन अब देख सकते हैं। तो जैसे वो मार्कस ऑरेलियस का बहुत फ़ेमस उनके वो मेडिटेशंस में एक लाइन है कि सबसे अच्छा बदला वही होता है कि आप अपने शत्रु जैसा ना बने। तो उसमें ये बद अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, वो अपने शत्रु जैसा बनना चाहते हैं, तो वो मैं कह रहा हूँ। तो अब मैं ये मेरा पहला पार्ट था। दूसरा सवाल ये था जो ख्याति कह रही थी कि हम लोग इस पे आ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कि ये जो सेल्फ गोल्स कर रहा है और अमेरिका में आप ये भी देख लो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स ले लो, उनका इज़राइल वाला पोज़ीशन देख लो। अभी इज़राइल डिटरमाइन कर रहा है कि अमेरिका को क्या करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका समझता है कि जो हुआ है उससे उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो करते जा रहे हैं जो इज़राइल कर रहा है। और तो फिर अभी एंटी अबॉर्शन पॉलिसीज़ का भी पिछले कुछ सालों में हुआ था, एंटी इमिग्रेशन की भी एक हवा चल रही है। तो ये सब अमेरिका काफ़ी अन अमेरिकन है मेरे दृष्टिकोण से, तो जो हम लोग अमेरिका को मानते हैं उससे। और इसमें वही जो द्वंद है, पज़ल यही है कि जैसा मैं पहले कह रहा था, अमेरिका में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, स्टेट कैपेसिटी है, पूरे विश्व का नॉलेज वहाँ पर है और फिर भी वो लोग ये गलत स्टेप्स अपना रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अब एक कारण हो सकता है जो ख्याति ने कहा कि शायद अ, एक फ़ायदा तो हो रहा था सबको, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा था और जो एक्सपर्ट्स थे वो शायद अपने आप से में ही बात कर रहे थे और वो समझा नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन से सबको फायदा हुआ है। तो शायद इसलिए उनकी बात सिर्फ सीमित रह गई एलीट सर्कल्स में और वो हर जगह नहीं पहुंच पाई। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सोशल मीडिया, बस सोशल मीडिया में एक्सट्रीम ओपिनियन इतने पावरफुल थे कि वो शायद अब लोग एक्सपर्ट्स कहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की बात कोई मानता नहीं है और ये हो सकता है ये। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि ये तीसरा कारण थोड़ा फिलोसॉफिकल है। ऐसा हो सकता है कि हर देश को ऐसे अपने सत्य खुद खोजने पड़ते हैं। तो मतलब हर जनरेशन को, हाँ। तो हर पीढ़ी उन्होंने अपनी गलतियाँ की, वो पिछली गलतियाँ से हम उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब खुद नया जनरेशन खुद अपनी गलतियाँ करेगा, फिर उनको रियलाइज़ होगा यार ग्लोबलाइज़ेशन तो अच्छी चीज़ थी। तो फिर हम लोग एक तो वो कैसे हम लोग एक पिंग-पोंग की तरह थोड़ा एक तरफ से दूसरी तरफ जाके फिर सेटल होंगे। तो हो सकता है ये हो। तो ये मेरे 3 थोड़े गेस थे। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है कि इन चीज़ों में ना जनरली पिंग पोंग 2 स्टेप्स अहेड 1 स्टेप्स बैकवर्ड्स। कभी हुँ, किसी चीज़ में जब कुछ प्रोग्रेस होता है तो उसका अगेंस्ट पुशबैक भी आता है
और वो फिर थोड़ा-सा ठंडा होता है, फिर वापस एक इक्विलिब्रियम बनता है, फिर वापस नई कुछ हुँ। चैलेंजेज़ आती है, तो ऐसे थोड़ा आगे-पीछे होता रहता है लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स में। तो हमें ऐसा अभी लग सकता है कि ये बहुत बड़ा पुशबैक है, बट शायद 50 साल के बाद हमें समझ में आए कि एक्चुअल ट्रेंड कहाँ है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है प्रणय ये जो मैंने पहली चीज बोली ये उसी से रिलेटेड है कि अब और मुझे लगता है ये जनरली डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सवालिया निशान है क्योंकि ये एक तरह से टेक्नोलॉजी का आंसर डेमोक्रेसी के पास उतना अच्छा नहीं है क्योंकि जैसा मैंने बोला कि अब छोटा सा एलीट बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर लेगा हुँ। और बहुत सारे लोग पीछे रह जाएंगे लेकिन डेमोक्रेसी में उन सारे लोगों की आवाज ज्यादा काउंट करती है तो वो सारे लोग अभी मिलके बोल सकते हैं कि भाई तुम इतना आगे मत जाओ और भले ही उससे ओवरऑल सोसाइटी का नुकसान हो रहा होगा पर फिर भी वो क्योंकि वो लोग तो लूजर्स हैं ना फिलहाल की सोसाइटी और वो बोलेंगे कि भाई ये हमें नहीं पसंद आ रहा है हम इसको रोकना चाहते हैं और ये डेमोक्रेटिकली देखा जाए तो सही आंसर है लेकिन एज अ स्ट्रेटेजिकली कंट्री के लिए ठीक नहीं है पर कंट्री फाइनली लोगों से ही बनी तो वो जो खूब सारे संख्या में लोग हैं जो पीछे छूट रहे हैं वो एक तरह से बोल रहे हैं कि भाई आप हमको पीछे नहीं छोड़ सकते पर सौरभ बहुत सारी संख्या में लोग पीछे छूट रहे हैं क्या? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि अमेरिका की प्रोग्रेस काफ़ी ज़बरदस्त रही है, हम्म 2% प्लस जीडीपी ग्रोथ फॉर 200 प्लस इयर्स, सब हम्म लोगों की मतलब सब लोग तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी तो बेहतर हो रही है। तो क्या ये सेंटेंस जो आपने कहा वो कहना ठीक है? नहीं ऐसा लग तो रहा है ये अभी मतलब हुँ, सेंटिमेंट तो यही है और सेंटिमेंट एक हम लोग अक्सर ये एक ग्राफ बनाते हैं ना मेरे ख्याल से नितिन ने पहली बार दिखाया था हम लोगों को ना कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशन से कितना आप पीछे हैं हुँ, फाइनली इसलिए मैं कह रहा हूँ ये शायद कलेक्टिवली सबके लिए अच्छा नहीं है ना हुँ, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी में आपका स्थान किधर रह रहा है तो सोसाइटी एकदम अमीर हो रही है पर कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं ना तो हुँ, एक तरह से आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि वो जो इनइक्वालिटी वाला सवाल है वो यहाँ भी आ जाता है तो अब आप बोल सकते हैं यार इनइक्वालिटी से क्या फर्क पड़ता है ठीक है क्योंकि इनइक्वालिटी है तो है एज लॉन्ग एज सब लोग ऊपर जा रहे हैं तो सब ठीक ही है हुँ, लेकिन मेरे ख्याल से कंट्री में लोग ये भी देखते हैं कि मेरा रिलेटिव हाँ, पोजीशन क्या है और कुछ अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार हम रिलेटिवली तो पीछे रह गए हैं किसी किसी भी वजह से फाइनली पैसा पावर वगैरह जो है वो कोरिलेटेड है थोड़ी बहुत तो अगर कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो उन लोगों के पास पावर अभी देखो ना इलॉन मस्क के पास इतना पैसा है तो उसने उस पैसे को ट्रांसलेट कर दिया ना पावर में तो वो एक बहुत अच्छा हुँ, एग्जांपल है कि इनइक्वालिटी मैटर करती है आप पैसे को डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर में ट्रांसलेट कर सकते हैं ठीक है अगर आप उसको यूज करें ठीक से हाँ, तो उसने किया और करके दिखा दिया तो ये तो लाइव एग्जांपल है हमारे पास में ऑल्दो उसने उन्हीं लोगों को साइड करके किया है जो लोग पीछे छूट रहे हैं उन्हीं का रहनुमा बना है वो हुँ, बट ओवरऑल आई थिंक लोगों को ये फीलिंग मेरे ख्याल से तो ये लोगों को फीलिंग है और डेमोक्रेसी में ये सवाल है बिल्कुल तो लेकिन टेक्नोलॉजी तो इसी तरह से काम करती है अब इसका इसका भी मेरे पास तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे ही चले क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है बहुत कम लोग बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे अब उसका क्या कीजिएगा है ना तो ये मुझे मालूम नहीं है ये मेरे ख्याल से ओवरऑल सोसाइटी में पहली बार ऐसा सिचुएशन है तो हमको सबको सोचना पड़ेगा ये सिचुएशन के बारे में कि आई मीन सडनली हम प्लूटोक्रेसी में तो नहीं जा सकते कि जहां अमीर लोगों के पास ज्यादा वोट दे दो वो भी बहुत गलत सिस्टम है हुँ, वैसा भी आप नहीं कर सकते बड़ी फाइट मार के हमने 1 पर्सन 1 वोट और ह्यूमन राइट्स की जद्दोजहद जीती है सोसाइटी ने तो लेकिन अब क्या करेंगे इस चीज को लेकर के मुझे मुझे मालूम नहीं मेरे पास सिर्फ सवाल है हुँ। मेरे पास तो इस चीज का जवाब नहीं नहीं अच्छा है 2025 के लिए पहली पुलियाबाजी थोड़ी गहरी होनी चाहिए कि हम लोग सवाल ही पूछ रहे हैं और ये शायद हम लोगों ने जो बात कही वो कई उसके शेड्स आपको दिखेंगे इस साल होते हुए तो हम हम्म लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे लेकिन ये सब ज्वलंत सवाल है और जिसके शायद विश्व में किसी के पास अच्छे आंसर्स तो नहीं है लेकिन हम्म ये चल हम्म रही है जद्दोजहद बिल्कुल हम आई थिंक सबको सोचना चाहिए ये और ये मेरे ख्याल से पूरी कलेक्टिवली समाज में इतनी प्रोस्पेरिटी कभी नहीं हुई है तो ये सवाल नए होना लाजमी है तो अच्छी बात है ये हमारे आज के सवाल हैं तो मेरे ख्याल से जैसा प्रणय ने बोला ये पहली पुलियाबाजी के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है इस पे एंड करते हैं हम
और अपने श्रोताओं से भी पूछते हैं। अगर आपके पास इससे मिलते-जुलते और सवाल हैं तो हमको बताइए, हुँ, और इसके कुछ जवाब हैं तो ज़रूर बताइए। हाँ। वैसे खत्म करने से पहले मैं एक नया सेक्शन स्टार्ट करना चाहता था। हम लोग की जो इंटरनल पुलियाबाजी है उसमें कुछ रिकमेंडेशन दे देते हैं एंड में, एक हुँ, एक हुँ, कोई हुँ। नई चीज़ जिसका। तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ कई दिनों से, पुरानी किताब है, रिचर्ड ईटन की किताब है, इंडिया इन द पर्शियनेट एज। तो अच्छा। इसमें सन 1000 से लेके 1756 तक किस तरीके से भारत था, उसकी स्कॉलरली स्टडी है। बहुत अच्छी किताब है। उसमें नया चीज़ मुझे ये जानने मिला, किस तरीके से जिससे जैसे हम लोग संस्कृत के बारे में बोलते हैं ना, संस्कृत स्प्रेड हो गई भारत के बाहर भी, और हम लोग देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो उनका कहना है कि पर्शियन भी ठीक वैसे ही हुई, क्योंकि जो भारत में आए वो तो पर्शियंस नहीं थे, वो टर्क्स थे। तो हुँ। टर्क्स खुद खुद पर्शियनाइज्ड हुए थे, और फिर वो पर्शियन को के सिस्टम्स, कल्चर्स, लैंग्वेज को लेकर भारत में आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पर्शियन का भी स्प्रेड उस तरीके से हुआ। तो काफ़ी दिलचस्प किताब है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा साल के अंत में, या कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे तो? नहीं, नहीं, साल के एंड में मैंने तो सोचा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियस चीज़ें पढ़ी, तो मैंने एक बहुत पुरानी साइंस फिक्शन नॉवल पढ़ी कि हुँ। भाई हम ज़रा पैलेट क्लींजर की तरह, कि भाई हुँ, क्या कहते हैं, ज़रा कुछ कहानी-वहानी पढ़नी चाहिए, थोड़ा दिमाग को क्रिएटिव साइड में लेकर के जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी पुरानी आर्थर सी क्लार्क की साइंस फिक्शन पढ़ी। हुँ, हुँ, ये किताब मैंने ना फ़िलहाल तो नहीं पढ़ी है, कुछ दिन हो गए पढ़ी, बट पर्सिपल पर्सिपोलिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून कॉमिक बुक है, हुँ, जिसमें जो लेखिका है उन्होंने अपनी जो जब वो बहुत छोटी थी तब उस समय पे इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो एक छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके देश में जो रिवॉल्यूशन हो रहा था उसको वो डिस्क्राइब करा करती है, और कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें बहुत ही इनोसेंटली बताती है। तो वो एक बहुत ही गहरी किताब है, लेकिन आपको थोड़ा-सा बहुत हल्के से समझा के कुछ बोल के जाती है, और आपको सोचना पड़ता है कि उसने क्या बोला है और शायद ये बहुत बड़ी बात कह दी है। इस टाइप की ये किताब है। तो मुझे काफ़ी अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी, एक्चुअली मैंने आधी ही पढ़ी है। तो फिर छूट गई थी, अभी एक्चुअली फिनिश करनी है मुझे। बट हाँ, ये अच्छी किताब शुरू होने से ही मुझे लगा कि ये अच्छी किताब है, तो ज़रूर पढ़िए। चलिए। देखिए, शानदार। दोनों दोनों फ़ारसी रिकमेंडेशन मिल गई हैं आज, हाँ। फ़ारस से और एक फ़ारसी की। हाँ, बिल्कुल। सही है, तो हमारे श्रोता और दर्शकों को भी कहते हैं कि आपका भी ये साल अच्छा जाए, और पुलियाबाज़ी सुनते देखते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। शुक्रिया। शुक्रिया।